नमस्कार। टीएनबी में आप सभी का स्वागत है। कोलकाता पोर्ट के जिम्मेदार लोगों से की चुनावी चर्चा। पश्चिम बंगाल चुनाव में सभी पार्टियां अपनी जीत को लेकर दावे कर रही हैं। बीजेपी का दावा है कि वो अब तक हो चुके 135 सीटों के चुनाव में से 100 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। वहीं ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी में रैली को संबोधित करते हुए दावा किया कि बीजेपी 294 सीटों में से 70 पर भी जीत हासिल नहीं कर पाएगी। इसी कड़ी में द नेशनल बुलेटिन ने कोलकाता पोर्ट विधानसभा के जिम्मेदार लोगों से चर्चा की। कोलकाता पोर्ट से बीजेपी ने अवध कुमार गुप्ता, टीएमसी से फिरहाद हकीम और कांग्रेस से मुख्तार चुनावी मैदान में है। आइए देखते हैं इसी से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब दोस्तों, आप सभी का द नेशनल बुलेटिन में स्वागत है। मैं इस वक्त खिदिरपुर में हूं। जैसा कि आप जानते हैं, चुनाव का माहौल है और यहां पर जो चुनाव होगा 26 अप्रैल को 7वें चरण का जो चुनाव है वो पोर्ट इलाके का है और यहां से फिरहाद हकीम साहब तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और उनके मुकाबले में मुख्तार साहब हैं कांग्रेस की तरफ से, आईएसएफ कांग्रेस और सीपीएम की तरफ से, और गुप्ता जी हैं, 2-3 बार वो हार भी चुके हैं, वो भी बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कुछ लोगों से ये जानना चाहूँगा कि यहाँ जो माहौल है वो कैसा है, फिरहाद हकीम जीत रहे हैं या मुख्तार साहब या और भी कोई, ये सभी बातों के सिलसिले में हम कुछ लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ हैं सरुद्दीन साहब। ये बताइए कि यहाँ पर कौन जीत रहा है, कैसा लग रहा है आपको? डेफिनेटली फिरहाद हकीम साहब जीतेंगे। क्या कारण है उनके जीतने का? जीतने का कारण बहुत कुछ है और उन लोग का हारने का कारण भी बहुत कुछ है। वो एज ए लीडर, एज ए पॉलिटिकल लीडर, वो जितना काम किए हैं, मेरा ख्याल से पूरा बंगाल में शायद ही कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना काम हुआ होगा। तो उनका काम जो है उनको जिताएगा। दादा, ये असेंबली कंस्टिट्यूंसी मान लिया जीत जाते फिरहाद हकीम साहब, लेकिन जो चैलेंजेस है बीजेपी की तरफ से मिल रही है, जैसा कि आपने देखा होगा कूच बिहार में शीतलकोची में, जहां पर सीआईएसएफ के जवानों ने 4 निर्दोष जो वोट देने के लिए पहली बार भी आए थे, लाइन में खड़े थे और दूसरी रियासत से आते हैं, उसको मार दिया। उस पर यही बस नहीं हुआ, बल्कि उस पर राहुल सिन्हा ने कहा कि 4 से काम नहीं चलेगा, राठ मारते तो हमें खुशी होती। उसी तरह दिलीप घोष ने भी इसी तरह का एक बयान दिया। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ जो चुनाव हुआ इसी तरह सीआईएसएफ वाले मारेंगे? सीआईएसएफ जो गोली चलाया उस जगह पे, जिस पे गोली चलाया, उनके पास कुछ भी नहीं था, एक लाठी भी नहीं था। उनको तो लाठी चार्ज का हटा सकता था, टीयर गैस यूज़ कर सकता था, लेकिन डायरेक्ट गोली चला दिया। तो इससे ये मतलब निकलता इसका माने ये कि ये बिल्कुल प्लान था कि मार के, डरा के, धमका के हम लोग बंगाल ले लेंगे। ये बीजेपी का प्लान है, चूँकि होम मिनिस्टर अमित शाह साहब है तो वो इनका प्लान है। तो ये प्लान बंगाल में कामयाब नहीं होगा और बौखलाया हुआ है बीजेपी, इसलिए कि बीजेपी को आप देखे होंगे कि अपना कैंडिडेट ही नहीं दे पा रहा। बीजेपी ऐसा कैंडिडेट दिया है जो कैंडिडेट खुद बोल रही है कि हम तृणमूल से खड़ा हुए हैं। तो इस टाइप का कैंडिडेट बीजेपी दिया है। ऐसा भी कैंडिडेट है जो खुद बोल रही है या बोल रहा है जो हम जानी ना, আমার नाम क्या ना अनाउंस हो। तो ये बहुत बड़ा शर्म से इस पार्टी का सर झुक जाना चाहिए। ये एक नेशनल पार्टी है और सबसे बड़ा दुनिया में ऑर्गेनाइज पार्टी है जो अपना कैंडिडेट दे नहीं पा रहा। तो इससे ये साबित होता है कि उसका बेस नहीं है, उसका आदमी नहीं है। हाँ, वोटर कुछ हो सकता है लेकिन लीडर बंगाल में नहीं है। इसी के लिए वो तृणमूल से लीडर को पैसा दे के, शारदा नारदा का डर दिखा के अपना तरफ ले जाके कैंडिडेट बना के वो लोग को लड़ा रहा टीएमसी के खिलाफ। जी दादा, आपसे भी मैं सवाल लेना चाहता हूँ। पिछला 6 महीने से आप देखते होंगे, किसी भी मीडिया का आर्काइव में चेक कर लीजिए, पिछले 6 महीने से ये सायंतन बासु है, उन लोग का सेक्रेटरी है, क्या है मुझे मालूम नहीं, उनका बयान देख लीजिए किसी भी मीडिया का आर्काइव में। दिलीप घोष, हाँ, सीधा सीना में गोली मारो, ये मैं सेंट्रल फोर्स को बोल दूंगा, हम लोग बोल दूंगा कि सीधा सीना में गोली मारना है। तो ये प्री प्लान्ड है, दादा जैसे बोले, अभी 100% तो साबित हो ही चुका है जी। तो लेकिन जो मामला चल रहा है और उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर ने ममता बनर्जी पर बैन भी लगा दिया है, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह से वो करके वो सरकार हासिल करेंगे? कभी नहीं, ऑलरेडी उन लोग का इंटरनली ये सर्वे रिपोर्ट में आ चुका है कि ममता बनर्जी का सरकार अब 200+ सीट ला रही है, तो सरकार बनने जा रहा है हमारा तृणमूल कांग्रेस का।
तो इसके वजह से अब क्या कर रहा है, इनको नया नया तरकीब अपनाना है। तो अब ये इलेक्शन कमीशन तो एक उन लोग का हो ही के काम कर रहा है, ये तो पूरा जग जाहिर हो गया। अब इन लोग चाह रहा है कि किस तरह ममता बनर्जी का मुंह बंद करके आने वाला चुनाव को पूरा करें। जी, ये 8 चरण का चुनाव का क्या मकसद है, जबकि आपने देखा होगा कि एक ज़िला में 3 बार वहाँ चुनाव हो रहा है, एक ही ज़िला में एक बार नहीं हो रहा है, तो क्या कारण है आखिर 8 चरण में करने का? किसी उसका पास आदमी नहीं है, उसका पास बूथ में जाने वाला आदमी नहीं है, तो ये फोर्स को ट्रेन करके लाया है कि डरा के धमका के जहाँ पर ज़्यादा पुलिंग हो वहाँ रोको। जो आप देखे होंगे वो वोटर कार्ड मांग रहा, आई कार्ड मांग रहा, ये मांग रहा, वो मांग रहा, जबकि उसका ये काम नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर ने उसको धमकी भी दिया जो उसका काम वो नहीं है। तो ये वोट को कम कराने का, ताकि पुल कम हो, ये सब टेक्निक जो है, जो जग जाहिर है, उसी टेक्निक को इस्तेमाल इसीलिए कर रहा है कि 8 चरण में तमाम फोर्स को इधर उधर करके मैनिपुलेट करके किसी तरह से टीएमसी को या ममता बनर्जी को रोका जाए, जो कि मुमकिन नहीं है। हम कोई पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, हम पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, लेकिन हम जो देख रहे हैं सिचुएशन जो बंगाल का जो आज है, ये बिल्कुल ममता बनर्जी के फेवर में है। और ममता बनर्जी जो बंगाल में जो काम की है, तो जाहिर सा बात है जो बंगाल का जो बंगाली आदमी है, जो बंगाल का जो वोटर है, वो 100% ममता बनर्जी के साथ है और साथ रहेगा। इसलिए कि हम देखते हैं जो बच्चा पैदा से लेके, जो हम हेल्थ से जुड़े हुए हैं, हम हेल्थ का काम करते हैं, हम सोशल वर्कर हैं, और हम आपको बता दें कि इस खिदिरपुर इलाका जहाँ पर आप अभी इंटरव्यू ले रहे हैं, इस खिदिरपुर इलाका में हम लोग, मोहम्मद सलीम साहब जब यहाँ पर मिनिस्टर थे बंगाल के, उस वक्त से यहाँ पर एक गर्ल्स कॉलेज के लिए बहुत दिन से कोशिश की है, बहुत जद्दोजहद की है, बहुत मिचिल मीटिंग, मास सिग्नेचर वगैरह की है, लेकिन अल्टीमेटली उसका रिजल्ट जो आया 0 आया, कुछ नहीं हो पाया। लेकिन हम लोग जब उसी वक्त उसी दरमियान जब लेफ्ट फ्रंट का गवर्नमेंट थी, उसी दरमियान में हम एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए थे, जिसमें बॉबी हकीम को भी हम बुलाए थे हमारा यहाँ अल्लामा स्कूल में। और उस अल्लामा स्कूल में तब बॉबी हकीम यहाँ पर काउंसलर भी नहीं था, एमएलए भी नहीं था, हम उनको बुलाए थे, आप पाथो चढ़ी जो बुलाए थे, टीएमसी, बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस, सबको हम बुलाए थे, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए थे। उस बुलाने का दरमियान में वहाँ पर बॉबी हकीम आके बोला था कि हम पूछू भाई আমরা जीते अपना एक कॉलेज तैरी कर देव। तो हमारा बाप 76 में इंतकाल किया, तो उस वक्त हमारा अब्बू का ये शौक़ था, जैसाबाद खिदिरपुर का और भी आदमी का शौक़ था, जो अगर ये गैंग हाउस पॉलिटेक्निक में एक गर्ल्स कॉलेज बन जाता तो यहाँ का बच्चियों को आराम हो जाता पढ़ने के लिए, बस में चढ़ने नहीं पड़ेगा, बहुत सा झमेला से बन जाएगी। तो वो सोच बहुत सब गार्जियन का था होगा। तो जब वो उनका शौक़, मेरा अब्बा जो 76 में इंतकाल कर गए, या फिर मेरा दादा या जो भी हो, खिदिरपुर का आवाम का जो एक शौक़ था कि यहाँ पर एक बच्ची का गर्ल्स कॉलेज बने, तो वो शौक़ भी बॉबी हकीम ममता बनर्जी के लीडरशिप में वो पूरा की। एक ऐसा हॉस्पिटल हम लोग, मतलब डेवलपमेंट का काफ़ी काम, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट। और दादा आप जैसा कि जानते हैं, आज राहुल गांधी ने एक बंगाल का दौरा किया और उन्होंने कहा कि बीजेपी और तृणमूल मिल के बंगाल को तकसीम कर देगी। आपको क्या लगता है, कैसा? बंगाल, राहुल जी का तो बहुत दिन पहले ही सबको मालूम है। ये बंगला में एक कहावत है कि बसंत कोकिल, जो बसंत का जो मौसम है ना, उसमें जब कोयल बोलता है वो वैसे ही है। उस 9 महीना 10 महीना में, या जब चुनाव होता है तब एक बार आते हैं, ये आके जो न सो बोल जाते हैं। उनका बात का कोई सीरियस लेता भी नहीं है, और उनका पार्टी का क्या हाल है ये तो जग जाहिर है, सारा हिंदुस्तान को मालूम है, बंगाल को मालूम है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर तो टीएमसी 100% जीतेगी, 200 का ऊपर जाएगा। और ईवीएम का जो ईवीएम सुने, ईवीएम पर तो वो कारचोरी कर रहा है। अगर ईवीएम पर नहीं करेगा तो पूरा हिंदुस्तान में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। तो यहाँ पर अब ये तो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि देखिए अगर कोई बेईमानी पर तुले, कोई मक्कारी करे तो आप लोग पाइएगा। जबकि आज यहाँ पर मगरबी बंगाल नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है सब दलाल बन चुका है बीजेपी का, जितना है। जब भी देखिए तमाम वही, आज सुनिए अफसोस बात है कि हम बचपन में सुनते थे प्राइम मिनिस्टर आएगा, लोग दौड़ते थे, कौन आ रहा है? नेहरू जी आ रहे हैं, इंदिरा जी आ रहे हैं, राजीव आ रहे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर जो आ रहा है किसी को पता भी नहीं है प्राइम मिनिस्टर कब आ रहा, कब जा रहा, कब आ रहा, कब जा रहा, होम मिनिस्टर कब आ रहा, कब जा रहा। ऐसा मैंने खिलवाड़ बना दिया इस तरह से अपना पोर्टफोलियो को, प्राइम मिनिस्टर का पोर्टफोलियो को, होम मिनिस्टर का पोर्टफोलियो को इस तरह से खिलवाड़ कर दिया कि लोग, हिंदुस्तान के लोग दुनिया में शर्म से सर झुक जा रहा है। तो सवाल है कि जो काम हम खास कर बोल रहे फिराद हकीम के लिए, कलकत्ता पोर्ट में
मैं आपको आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, जो CPM को अगर शर्म होता यहाँ कभी मीटिंग नहीं करता, कांग्रेस को शर्म होता कभी मीटिंग नहीं करता। 35 साल में कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं किया, बल्कि कलकत्ता पोर्ट को बेचा, तबाह बर्बाद किया। तरक्की का काम तो कुछ नहीं किया। देखिए अल्लामा स्कूल, कॉलेज, आपका बादशाह खान गर्ल्स हाई स्कूल, आपका प्राइमरी, बहुत 100%। इसी आधार पे लोग झूम के वोट देंगे। दीदी पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने पहले हिंदू मुस्लिम कर दिया। नहीं, सुनिए बात सुनिए, दीदी पर लगाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम, तो मैं कहता हूँ कि ममता बनर्जी को आप क्या समझते हैं? क्या वो सिर्फ हिंदू का होगी, क्रिश्चियन का होगा, न मुस्लिम का, जैन का? वो तमाम लोगों का तो चीफ मिनिस्टर है। तो जब मंदिर में जाएंगे पूजा करेगी, यकीन नहीं। जब चर्च में जाएगी तो खड़ा होकर जीसस क्राइस्ट के पास वहाँ खड़ा हो जाएगी। जब मस्जिद में आएगी या रमजान में आएगी तो हमारा जो एतमाद उस पर उतरेगी। ये तो हिंदुस्तान में ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है जिस तरह से ममता बनर्जी जो अपना किरदार अदा कर रही है। ऐसा मिनिस्टर शायद हिंदुस्तान में आप तो अखबार आप तो TV वाले हैं, देखिए, शायद हिंदुस्तान में कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर है जो हर मजहब को लेकर समेट कर एक माँ का तरह काम कर रहा है। लेकिन दीदी पे बीजेपी वाले इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने ज़्यादा हिंदू मुस्लिम के शुरुआती दिनों में। छोड़िए हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई छोड़िए, अभी इंसानियत के ऊपर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया था, मुश्किलात आए थे हिंदुस्तान के लोग, सारा दुनिया के लोग। तो ये लोग कहाँ थे ये लोग लॉकडाउन में? इनका नेता कहाँ थे? प्राइम मिनिस्टर कहाँ थे? होम मिनिस्टर कहाँ थे? वो तो थाला बजा रहे थे, बत्ती जला रहे थे, और रास्ते में सिर्फ ममता बनर्जी उतरी थी। मोदी जी कहते हैं कि हम अनाज बेचते थे, दीदी खा जाती थी। जब आम्फान हुआ, आम्फान के बाद सिर्फ एक ही बार चुनाव डिक्लेयर होने के बाद एक ही बार आए थे नरेंद्र मोदी जी, उसके बाद कभी भी नहीं आए बंगाल का खोज लेना। चुनाव डिक्लेयर होने के बाद आज तक 46 बार आ चुके हैं। ये बेशर्म प्रधानमंत्री, और क्या बोलें, कितना झूठ और जुमला बोलेंगे। वो आने वाला मुद्दा वो कुछ नहीं कह रहे कि सामने 5 साल उनको क्या कहना है। वो बस सिर्फ एक भैंगा रहे, मैंने दीदी का नाम लेकर इस तरह से बोल रहे हैं कि ये उनको समझना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर का चेयर का एक गरिमा होता है। तो ये आपने देखा, ये हमारे साथ जितने लोग थे उन लोगों का कहना है कि हाँ दीदी की सरकार बनेगी, EVM का कोई चलने वाला नहीं है। उन लोगों ने जो आज जो ताज़ा मुद्दा है वो, जैसा कि आप जानते हैं कि कूच बिहार में मारा था, और उस पर जो राहुल सिन्हा और बीजेपी के और कई लीडरों के बयान आए थे, उस पर भी इन लोगों ने खुलकर बात की। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने और द नेशनल बुलेटिन देखने के लिए। जैसा कि आपने सुना, लोगों ने TMC द्वारा किए गए कामों की सराहना की, साथ ही बीजेपी के प्रत्याशी के बारे में भी अपनी राय रखी। उन्होंने ये भी बताया कि उनके क्षेत्र के लोगों का झुकाव किस तरफ है। फिलहाल कोलकाता पोर्ट विधानसभा में चुनाव प्रचार चालू है। यहाँ पर मतदान 26 अप्रैल को होगा। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।